हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय की बात किए थे और हम लोगों ने देखा था कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे ब्रह्म समाज भी कहा जाता था। तो इस ब्रह्म सभा की बात आज हम लोग करेंगे। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना हुई और इसे ही ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। ब्रह्म सभा की स्थापना हुई, इसे ही ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय बहुत दिनों तक इसका नेतृत्व नहीं कर पाए, क्योंकि 1830 में वो ब्रिटेन चले गए और 1833 में ब्रिस्टल में उनका निधन भी हो गया। तो उनकी अनुपस्थिति में जब वो ब्रिटेन गए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में इस समाज का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 1830 से 33 के बीच इस समाज का नेतृत्व पंडित रामचंद्र विद्या वागीश द्वारा किया जा रहा था। पंडित रामचंद्र विद्या वागीश द्वारा उनकी अनुपस्थिति में इस समाज का नेतृत्व किया गया। इस समाज के विषय में आप जानते ही हैं, जो भी राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार थे, उन सारे विचारों का एक प्रतिनिधित्व करता था। जैसे राजा राम मोहन राय एक ईश्वरवादी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, एक विश्वव्यापी और सार्वभौमिक ईश्वर की कल्पना करते थे। तो इन सारे विचारों का प्रतिनिधित्व यह ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा करता था। 1833 से 1843 तक इसका नेतृत्व द्वारकानाथ ठाकुर द्वारा किया गया और 1843 से आगे इसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किया गया। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारकानाथ ठाकुर के पुत्र थे। 1838 में इन्होंने ब्रह्म समाज की सदस्यता ली थी। 1838 में ये ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे और 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था और यही तत्वबोधिनी सभा तत्वबोधिनी पत्रिका निकालती थी। तो अगर कहा जाए कि तत्वबोधिनी पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया जाता था और किसके द्वारा शुरू किया गया, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा तत्वबोधिनी सभा के माध्यम से। ठीक, आगे चलकर 1860 के आसपास देवेंद्र नाथ ठाकुर के शांत विचारों से ब्रह्म सभा के जो युवा सदस्य थे वो संतुष्ट नहीं हो पाए। हालांकि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ही ब्रह्म सभा का संविधान तैयार किया था, क्योंकि ब्रह्म सभा का कोई संविधान राजा राम मोहन राय द्वारा तैयार नहीं किया गया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा ही ब्रह्म समाज का एक संविधान तैयार किया गया और ये हुआ कि उन्होंने कहा कि चूंकि यहाँ जो लोग आते हैं, जो भी सदस्य हैं, वो यहाँ तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन अपने घर पे वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो उन्होंने एक संविधान बनाया कि ऐसा है कि इसकी सदस्यता के लिए आवश्यक है कि आपको मूर्ति पूजा त्यागना होगा। ठीक, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर का प्रमुख ध्येय इसके जो समाज सुधार के कार्य थे उस पर था। इनके शांत विचारों से युवा वर्ग संतुष्ट नहीं हो पाया। अंततः ये हिमालय के पर्वतों में चले गए, 2-4 वर्ष वहाँ अपना ध्यान वगैरह किए, फिर श्रीलंका आए। 1859 में ये श्रीलंका का दौरा किया। इसी बीच ब्रह्म समाज में एक व्यक्तित्व आ गए थे, एक व्यक्ति आ गया था जिसका नाम था केशव चंद्र सेन 1857 में ब्रह्म सभा के सदस्य बने। ये बैंक में नौकरी करते थे। 1857 में ये सदस्य बने। 1859 में इन्होंने नौजवानों को प्रेरित करने के लिए एक लेख लिखा, यंग बंगाल दिस इज फॉर यू। यंग बंगाल दिस इज फॉर यू, यानी नौजवान बंगाल यह आपके लिए। यंग बंगाल दिस इज फॉर यू, नौजवान बंगाल यह आपके लिए। और इस लेख ने युवाओं को बहुत मोहित किया और युवा इनके साथ जुड़ते चले गए। युवाओं ने विधवा विवाह नामक एक नाटक तैयार किया। और इस नाटक का वो मंचन करके विधवा विवाह का समर्थन करते थे।
आगे चलकर 1861 में उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और पूर्ण प्रचारक बन गए। 1861 में बैंक की नौकरी छोड़ दिए और पूर्ण प्रचारक बन गए, यानी अब पूरा अपना समय ब्रह्म समाज को देने लगे। 1862 में केशव चंद्र सेन 1862 में ब्रह्म समाज के प्रमुख आचार्य बन गए। जब देवेंद्रनाथ ठाकुर ने देखा कि एक युवा नौजवानों का बखूबी नेतृत्व कर रहा है, ब्रह्म समाज के कार्य को आगे बढ़ा रहा है, तो उन्हें प्रसन्नता हुई। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन और जो युवा थे वो समाज सुधार के कार्यों पर बहुत बल देने लगे, विशेषकर जो विधवा विवाह था, बाल विवाह था उस पर। और इन लोगों ने 2 शर्तें रखी। एक तो कहा कि आप मूर्ति पूजा को त्यागेंगे तभी सदस्य बनेंगे, ये तो पहले से भी था। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा के साथ साथ जाति भी त्यागनी होगी। तो इस ग्रुप ने, केशव चंद्र सेन और युवाओं ने 2 शर्तें निर्धारित की। एक कहा कि मूर्ति पूजा तो पहले से ही त्यागनी है, ये तो शर्त पहले से ही है कि मूर्ति पूजा त्यागनी है, तो मूर्ति पूजा तो त्यागेंगे ही, साथ में जाति भी त्यागेंगे, जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं होना चाहिए। और सभा में अब विभिन्न धर्मों का पाठ होने लगा, ईसाई धर्म का पाठ होने लगा, इस्लाम धर्म का पाठ होने लगा, बौद्ध धर्म का पाठ होने लगा। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर और उनके जो समर्थक थे उन लोगों ने इसका विरोध किया कि ऐसा है कि यह समाज या सभा हिंदू धर्म का एक संगठन है, तो यहाँ हिंदू धर्म संबंधी बातें होनी चाहिए। केशव चंद्र सेन ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि ब्रह्म समाज हिंदू धर्म को समर्पित नहीं है, बल्कि वैश्विक धर्म को समर्पित है। इन 2 चीज़ों को लेकर जाति और विश्वव्यापी विभिन्न धर्मों का जो आराधना होने लगी ब्रह्म समाज में, इसको लेकर ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। और 1866-67 में ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो ग्रुप बना वो भारतीय ब्रह्म समाज, अपने को भारतीय ब्रह्म समाज कहा। तो अब भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का नेतृत्व बन गया और पुराना जो देवेंद्रनाथ ठाकुर का ग्रुप था वो ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। 1866 में केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज का गठन कर लिया और इन्होंने देश का, चूंकि ब्रह्म समाज का प्रचार करने में और देश में विभिन्न शाखाएं स्थापित करने में केशव चंद्र सेन का ही महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने संगत सभा का गठन किया था जिसके माध्यम से प्रचार कर रहे थे। 1870 में इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया, संगत सभा का गठन किया इसके प्रचार के लिए। फिर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार समाज का गठन किया। 1870 में इसका गठन हुआ और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? महिलाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा, मजदूरों की शिक्षा पे ये कार्य करते थे। इनका एक काम था ये दान और दयालुता पर बल देते थे। तो ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ने समाज सुधार में भारतीय ब्रह्म समाज के अंतर्गत ही गठित किया गया था और इसने समाज सुधार के कार्य को और आगे बढ़ाया। केशव चंद्र सेन द्वारा जो पत्रिकाएं प्रकाशित की गई उसमें भारत दर्पण के साथ वाम बोधने और सुलभ समाचार। वाम बोधनी पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित थे। तो इस तरह से उन्होंने इन पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रह्म समाज का प्रचार कार्य किया। साथ में कुछ लेख और उनके कुछ भाषण भी हैं। जैसे एक लेख वही है यंग बंगाल, दिस इज फॉर यू। उन्होंने जो भाषण दिए उसमें द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ उनका एक प्रमुख भाषण था। द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ
इनका एक प्रमुख भाषण था। इसी के साथ इन्होंने एशिया एंड यूरोप नामक एक लेख लिखा। फिर एशियाज मैसेज टू यूरोप नामक एक लेख लिखा और उसमें इन्होंने बताया कि मैं एशिया का एक बच्चा हूँ और एशिया विश्व के विभिन्न धर्मों की जननी है। तो इस प्रकार से केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के ध्येय को आगे बढ़ाया। मद्रास और बम्बई का दौरा भी किया। 1864 में मद्रास का दौरा किया, जहां इनके प्रेरणा से वेद समाज का गठन श्री धरालू नायडू के नेतृत्व में हुआ। इसी प्रकार से 1867 में इन्होंने बम्बई का दौरा किया, जहां पर आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में प्रार्थना समाज का गठन हुआ। केशव चंद्र सेन ने क्या किया कि 1878 में अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के शासक से कर दिया। बिहार के शासक से कर दिया। अब यह 12 वर्षीय पुत्री है, 12 वर्षीय पुत्री यानी नाबालिग है, और इसका ये लोग बाल विवाह का विरोध कर रहे थे। तो जब इन्होंने खुद अपनी पुत्री का विवाह कर दिया नाबालिग अवस्था में, तब इनके जो समर्थक थे, युवा थे, इनसे नाराज हो गए और उन लोगों ने इनसे अलग एक संगठन बनाया जिसे साधारण ब्रह्म समाज कहा गया। साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज में शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस आदि शामिल थे। ठीक, इसने भी कई पत्रिकाएं निकाली, जैसे तत्व कौमुदी, इनकी एक पत्रिका थी ब्रह्म जनमत, इन्होंने निकाला। संजीवनी। तो इस समाज की जो पत्रिकाएं हैं, तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, संजीवनी। इस समाज ने भी सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना की, ब्रह्म बालिका स्कूल की स्थापना की। तो इस समाज ने भी समाज सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाया। दरअसल ये समाज, ब्रह्म समाज की जितनी धाराएं बनी, यह इसकी प्रगतिशीलता का संकेत है। हालांकि कमजोर तो हुआ, लेकिन युवाओं के मन में जो एक भावना भरी इसने समाज सुधार की, तो इनके नेता भी अगर उसे विपरीत जाते हैं तो इसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि युवाओं ने इस समाज के जो ध्येय थे उसको आत्मसात कर लिया था। 1862 में जब केशव चंद्र सेन आए, 1864 में जब केशव चंद्र सेन मद्रास गए, तो वहाँ वेद समाज की स्थापना इनकी प्रेरणा से हुई और इस वेद समाज की स्थापना में प्रमुख भूमिका थी श्री धरालू नायडू के, यानी श्री धरालू नायडू के नेतृत्व में वेद समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापकों में भी मुदालियर थे। श्री धरालू नायडू 1871 में कलकत्ता आए और उन्होंने ब्रह्म समाज के विषय में और गहराई से जाना। और जब 1871 में कलकत्ता से जब वो मद्रास गए, तो उन्होंने इस समाज का नाम रखा दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। 1871 में वेद समाज दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। महाराष्ट्र में बम्बई में 1867 में केशव चंद्र सेन बम्बई गए। 1867 में बम्बई गए और वहाँ इन्होंने एक समाज का गठन करवाया, प्रार्थना समाज जिसे कहा जाता है। प्रार्थना समाज का गठन हुआ और आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में प्रार्थना सभा का गठन केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ। महाराष्ट्र में इसके पहले प्रार्थना समाज या आत्माराम पांडुरंग ने एक और संस्था का गठन पहले किया था 1849-50 में, परमहंस मंडली का। इसके पहले महाराष्ट्र में अंग्रेजी शिक्षा के उदारवादी या मानवतावादी
चीज़ों से जो सबसे पहले प्रेरित हुए थे वो बाल शास्त्री माने जाते हैं, और उन्होंने बम्बई जनरल और दिग्दर्शन, बम्बई दर्पण और दिग्दर्शन नामक पत्रिकाएं प्रकाशित करके सामाजिक और धार्मिक सुधार की बात की थी। 1849-50 में आत्माराम पांडुरंग ने 1849-50 में इन्होंने परमहंस मंडली का गठन किया था। हालांकि ये बहुत 1860 तक ये समाप्त हो गया। परमहंस मंडली भी एक ईश्वरवाद और विश्व बंधुत्व में विश्वास करता था, लेकिन ये लोग ईसाई धर्म के संस्कारों को ज्यादा अपना लिए। इस तरह से 1860 में ये समाप्त हो गया। महाराष्ट्र में एक और सुधारक थे, गोपाल हरि देशमुख। इनकी बात हम लोग, इनके राजनीतिक संदर्भ में इनकी बात हो चुकी है। देशमुख ने प्रभाकर नामक पत्र में सामाजिक और धार्मिक सुधार से संबंधित कुछ लेख प्रकाशित किया, जिसे वो शतपत्रे कहते हैं। शतपत्रे नाम से लेख प्रकाशित हुए थे। तो शतपत्रे किसका है? गोपाल हरि देशमुख का। इनके द्वारा कुछ पुस्तकों की भी रचना की गई, जिसमें गीता तत्व है, सुभाषित है और जाति भेद। इनके द्वारा जो गीता तत्व, सुभाषित और जाति भेद, इनके द्वारा कुछ पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। तो इन लोगों ने पहले से महाराष्ट्र में समाज सुधार का माहौल बनाया था। जब 1867 में केशव चंद्र सेन बम्बई पहुंचे तो इनकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज का गठन हो गया आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में। आगे चलकर 1869 में इस समाज से भंडारकर और रानाडे जुड़े। 1869 में भंडारकर और रानाडे जुड़े। इन लोगों ने रानाडे के नेतृत्व में 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन हुआ। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन हुआ। और 1891 में विडो रीमैरेज सोसाइटी का गठन, एसोसिएशन का गठन हुआ। विडो रीमैरेज एसोसिएशन का गठन हुआ 1891 में। 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन हुआ। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में बम्बई प्रेसिडेंसी में समाज सुधार का कार्य आगे बढ़ाया। इसमें से जितने भी नाम हम लोग देखे हैं, उन नामों की बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जैसे द्वारकानाथ ठाकुर को हम लोगों ने देखा, देवेंद्रनाथ टैगोर की बात की। इन दोनों लोगों की राजनीतिक भूमिका हम लोग पहले देख चुके हैं, उसको याद करिए। जब लैंड ऑर्डर सोसाइटी का गठन हुआ था तो ये लोग उसके मेंबर थे। जब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ तो द्वारकानाथ ठाकुर की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उन्हीं के साथ जॉर्ज थॉमसन कलकत्ता आए थे। 1843 में उसका गठन हुआ। जब 1851 में कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ, तब उसके सचिव थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। तो ये उन लोगों की राजनीतिक भूमिका है। ऐसे ही गोपाल हरि देशमुख 1852 में जो दक्कन एसोसिएशन का गठन हुआ था, वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, गोपाल हरि देशमुख के नेतृत्व में। केशव चंद्र सेन कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। एक बार सिर्फ अपने जीवन में उन्होंने एक राजनीतिक सभा में भाग लिया था, और वो था 1877 में 76 में इंडियन एसोसिएशन का गठन सूर्यनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने किया था। 1877 में उसने सिविल सर्विस आंदोलन के तहत एक सभा किया था, और उस सभा में 1877 की उस जो कलकत्ता में सभा हुई थी, उसमें केशव चंद्र सेन भाग लिए थे। केशव चंद्र सेन ने 1861 में उत्तर प्रदेश में जो अकाल पड़ा था, उसके लिए अकाल राहत कोष का गठन किया था। तो इस तरह से केशव चंद्र सेन द्वारा या इन लोगों द्वारा जो पत्रिकाएं प्रकाशित की गई, जो अन्य संगठन जैसे संगत सभा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन द्वारा जो बनाया गया, उन सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। और ये प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा।